ठीक है, तो हमारा आज का जो डिस्कशन है बच्चों वो डिराइव क्वांटिटीज है। डिराइव क्वांटिटीज का डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया है। डिराइव क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है? जो एक या एक से ज्यादा किस पे, फंडामेंटल पे डिपेंड करे। समझ आ रही बात? तो कुछ डिराइव क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं जो पूरे फिजिक्स में आपको इस्तेमाल होने वाले हैं आगे चल के। तो इनको समझते हुए आपको इनका फील आना चाहिए कि एरिया मतलब आपको समझ आना चाहिए क्या एक्चुअल में। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब आपको समझ आना चाहिए, डेंसिटी का, इन सब का मतलब समझ आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इनका फील नहीं है कि एक्चुअल में डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, तो फिर फिजिक्स में आप दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह ये सब चीज़ तो आप रट लोगे, लेकिन क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, एरिया की बात करते हैं। अच्छा, तो एरिया मैंने अभी जनरली जो यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल किया है वो स्क्वायर का बात कर रहे हैं। किसका? तो एरिया ऑफ स्क्वायर। अब कोई भी एरिया हो उसका यूनिट और डायमेंशन सेम आने वाला है, लेकिन यहाँ जो मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया लेंथ स्क्वायर, या आप लोग ने पढ़ा होगा साइड स्क्वायर। तो क्या किसका फॉर्मूला हुआ करता था? स्क्वायर का, है ना? अच्छा, एक्चुअल में एरिया मिलता कैसे? एक्चुअल में कैसे एरिया मिलता है? अच्छा, कभी आप लोग आ, घर वगैरह कुछ ऐसे खरीदने गए कहीं, या, है ना, या तो आपको ना वो बताता है कि इतने बाय इतने का। नहीं आ रही बात समझ में? यूनिट उन लोग अलग इस्तेमाल करते हैं, उन लोग फीट में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और ऐसा यूनिट अपना मीटर होता है। तो जो एरिया अपन घर वगैरह लेने जाते हैं, प्लॉट लेने जाते हैं, तो वहां पर वो इतने बाय इतने का बताता है, स्क्वायर फीट में नहीं। तो एक्चुअल में ये बाय बाय क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। हाँ, भी लिख लेना। ये आपके सामने एक स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्क्वायर है, तो ये मान लीजिए 10 फीट का है। ठीक है, और ये वाला साइड भी कितना है? तो सब 10 10 10 होगा। आपको एरिया कैसे मिलेगा? जब आप जो एडजेसेंट साइड्स होती है उनको आपस में क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। समझ आ रहा है? तो जैसे ये एल है, ये भी एल, तो एल इंटू एल क्या होगा? एल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला समझ आ गया? एल स्क्वायर कैसे बनता है? ओके, तो बेसिकली एडजेसेंट साइड्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं ये स्क्वायर के बदले रेक्टेंगल बना दूं, ऐसे बना दूं, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? ये आपका लेंथ हो गया, इसको आप एल बोल दीजिए लेंथ, और ये ब्रेथ हो गया। ठीक है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला कैसे बनेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। मैंने क्या बोला कि एरिया कैसे निकलता है? एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई करके। जैसे अभी ये क्लासरूम है, इसका अगर आपको कारपेट एरिया निकालना है नीचे का, तो आप क्या करोगे? ये वाला लेंथ मेजर करोगे और ये वाला लेंथ मेजर करोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 10 फीट का है, ये वाला ब्रेड 10 फीट है, और ये फॉर एग्जाम्पल 20 है। समझ आ रहा है? जनरली यहाँ पर ये कितना 10 और ये कितना है 20। तो आप बोलेंगे 10 बाय 20 का है, जो रूम है वो 10 बाय 20 का है। तो एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहे हैं समझ, लोकल लैंग्वेज में जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो यहाँ पर मैथमेटिकली क्या है। तो हम लोग जब बात करते हैं, ये मान लीजिए 20 फीट का है और ये कितना है 10 का है। ठीक है, तो 20 बाय 10 या 10 बाय 20, तो इतना बड़ा रूम है, ऐसा बोला जाता है। कुछ आई कहानी समझ में? है ना, क्लियर है ना? ओके, तो एरिया का फील आ गया होगा आपको। जैसे अभी ये निकालना है मुझे, मान लो ये फीट में है, तो 10 इंटू 20 क्या होगा बच्चों? 200। और मान लो स्क्वायर फीट में मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर फीट इंटू फीट क्या हो जाएगा? फीट का स्क्वायर, तो उसको स्क्वायर फीट बोलते हैं। तो स्क्वायर फीट मतलब क्या होता है? फीट का स्क्वायर। अंडरस्टूड? ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल ये मीटर में होता, तो 20 इंटू 10 ये 200 होता। ठीक है, और मीटर इंटू मीटर क्या हो जाता? मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ऐसे भी लिखा जाता है। कुछ आई कहानी समझ में? ठीक है, तो दो तरीका है, एक तो वर्ड्स में ऐसे लिखने का है, और या तो ऐसा लिखने का, या तो ऐसा लिखने का तरीका। जो भी यूनिट, आप सेंटीमीटर में अगर बात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर,
आया समझ में क्या? ठीक है, तो ये एरिया का फील हो गया। चाहे वो रेक्टेंगल वाला भी बता दिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, अगर स्क्वायर करेगा तो लेंथ इंटू लेंथ होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो हमारे पास एरिया का फील आ गया बच्चों। एरिया क्या होता है समझ में आ गया। अच्छा, एरिया सिर्फ स्क्वायर का नहीं होता है, सिर्फ रेक्टेंगल का नहीं होता है, और भी बहुत सारे एरियाज आपने पढ़े। जैसे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, बराबर है। अच्छा, ऐसे ही आप लोग ने और भी एरिया पढ़े, जैसे मैं अगर आपको स्फीयर का एरिया पूछूं तो वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? तो जब मैं एरिया बात कर रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं? सरफेस एरिया बात कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम पर। किस पे चर्चा करते हैं बच्चों हम लोग? वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, कोई वॉल्यूम आपको पता है? जैसे मैं कोई क्यूब के बारे में बात करता हूं, फिलहाल एक क्यूब बनाता हूं आपके लिए। ये क्या बन गया? एक क्यूब बन गया। ओके, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि अगर ये तीनों साइड देखो, ये कॉर्नर पकड़ लीजिए आप। एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी होगी? ये और ये। ठीक है, तो ये इसको आप लेंथ मान सकते हो, इसको ब्रेथ, और इसको आप क्या मान सकते हो? हाइट। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नहीं पढ़ा है? सब ने पढ़ा है। अगर ये तीनों सेम रहेगा तो, तीनों सेम रहा तो ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, तीनों बराबर, तो एल क्यूब हो जाएगा। तो मैंने जो इस्तेमाल किया वो एल क्यूब वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। तो तीनों सेम है। अगर तीनों सेम नहीं हुआ तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, तो वॉल्यूम कैसे मिल रहा है मुझे? जैसे इस क्लासरूम का मुझे अगर वॉल्यूम निकालना है, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? कोई एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं। ठीक है, कोई एक कॉर्नर पकड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने ये इस तरफ वाला कॉर्नर इस्तेमाल किया, तो ये वाला कॉर्नर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इसका ये वाला लेंथ, कौन कौन सा लेंथ आप मेजर करोगे? ये और ये, और तीनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर, तो मिलेगा क्या? ये जो स्पेस आप देख रहे हो, ये पूरा स्पेस, मतलब इंटरनल स्पेस मिल जाएगा पूरा, उसकी कैपेसिटी पता चल जाएगी। कुछ आया समझ में? वॉल्यूम क्या है और एरिया क्या था? जब मैंने सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो मुझे एरिया मिला। ये ब्रेथ हो गया और वो लेंथ हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नीचे का कारपेट एरिया मिलता है। ठीक है, और मैं एरिया कब निकालूंगा? जब कोई क्या नाम है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको अगर पता है, मान लो आपने ये लादी बिछाने का ऑर्डर दे दिया, टाइल्स लगाना है, तो वो कैसे अंदाजे से लेकर आता है कि इतनी टाइल्स लगेगी? वो एरिया मेजर करता है। समझ आ रहा है? और उसको एक लादी का एरिया पता होता है, ये सब आप लोग ने मैथ्स में किया होगा। टोटल एरिया डिवाइड बाय एक लादी का एरिया, तो आपने को पता चल जाता है कि नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स लगेंगी, है ना? तो एरिया इसलिए इस्तेमाल किया जाता है डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूँ। अच्छा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया? ये क्लास का पूरा अंदर का ये पूरा कैपेसिटी। या अब मैं ऐसे समझाऊं आपको, ये पूरे क्लासरूम में अगर पानी भर दें, कितना पानी समा सकता है इसके अंदर? दैट इज दी वॉल्यूम। कुछ आया समझ में? ठीक है, ओके। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकलता है आपको पता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, अगर ये तीनों सेम हो जाते हैं तो आपका एल क्यूब भी हो जाएगा। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा डेंसिटी की। किसकी बात करेंगे बच्चों? डेंसिटी की बात कर लेते हैं। व्हाट इज डेंसिटी? ठीक है, इतना एक्सप्लेन करके 5 चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं। टोटल 13 है ना, 5 एक्सप्लेन करूंगा, उसका फिर यूनिट डायमेंशन बता दूंगा क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला किसी को पता है? मास अपॉन कैपिटल वी लिखा है मैंने, वॉल्यूम। ओके, तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है? हाँ, क्या क्या वर्ड बोला तुमने?
हाँ हो सकता है हिंदी में इसका ये मतलब, ये तो मास हो गया, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इन एन ऑब्जेक्ट, उसको मास बोलते हैं। अच्छा डेंसिटी का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट खेल है बच्चों, वो तो इन दोनों का ऐसा रिलेशन बनेगा, इनका डायरेक्ट रिलेशन है, इसका इनवर्स रिलेशन, वो अपन नहीं बात करें। व्हाट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम का क्या मास है, मतलब अब इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमारे पास कोई कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसका कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, ये मेरे पास कोई क्यूब है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा ना, बराबर है। अच्छा मान लीजिए इसका वॉल्यूम 100, मैं एसआई यूनिट में बात कर रहा हूँ, 100 मीटर क्यूब है। अब यूनिट मीटर क्यूब क्यों आ रहा होगा सोचो, इसका मीटर है, ये भी मीटर में मेजर किया जाएगा, ये भी मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यूनिट समझ में आ रहा है, लेंथ क्यूब है तो मीटर क्यूब हो जाएगा यूनिट। ओके, कोई भी यूनिट आप सेंटीमीटर में अगर कर रहे होंगे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं उसको। मान लीजिए पूरा वॉल्यूम कितना है, ये 100 मीटर क्यूब है, ठीक है। और इसका जो मास है पूरा, इसका जो मास है वो आप मान लीजिए 1000 है, ठीक है। ठीक है, समझ रहे बात को, पूरा मास कितना है, 1000 kg का है, और इसका वॉल्यूम कितना है, 100 मीटर क्यूब। तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो यूनिट वॉल्यूम है ना इसका, एक यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम कितना होगा इसका, यूनिट मतलब क्या होता है, 1, 100 मीटर क्यूब है, इसमें से 1 मीटर क्यूब यानी यूनिट वॉल्यूम हो गया, उसका मास कितना होगा, कैसे पता चला आपको, सिंपल है, डिवाइड का कॉन्सेप्ट लगेगा ना। ये पूरे बॉडी का मास कितना है, 1000 kg, ठीक है, और इसमें कितना मीटर क्यूब वॉल्यूम है, 100, ठीक है। अभी मान लो एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूं मैं, और एक, ये फील इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो छोटे, ये इसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, कितना, इस बड़े बॉक्स के अंदर ऐसे छोटे वाले बॉक्स कितने आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, 100, ऐसे छोटे छोटा फिट कर सकता हूं इसके अंदर, ठीक है। पूरे का मास है 1000, पूरे का वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब। मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं कि ये जो एक बॉक्स होगा ना, उसका मास कितना होगा यूनिट वॉल्यूम का। तो सिंपल कॉन्सेप्ट आप क्या लगाओगे, टोटल मास कितना है ना, नहीं है ओके, और उसका पूरा वॉल्यूम कितना है, 100 मीटर क्यूब। तो जब मैं टोटल मास को यानी 1000 kg को जब मैं डिवाइड करूंगा किससे, 100 पूरे टोटल वॉल्यूम से, तो यहां पर देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपका क्या बचेगा, 10 kg पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का कितना केजी होगा, 10 kg होगा। तो 1 मीटर क्यूब एक बॉक्स हो गया ना मेरा यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम का मास कितना हुआ, 10 kg हुआ। तो व्हाट इज डेंसिटी बच्चों, यूनिट वॉल्यूम का कितना मास होता है, नहीं समझे, व्हाट इज डेंसिटी, ये टोटल कितना वॉल्यूम था, ये ग्राम में अगर तू लेगा तो ये भी फिर इसमें सीजीएस में बात करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बात करना पड़ेगा, समझ आ रहा है, मैं दोनों एसआई में बात कर रहा हूँ। कभी भी याद रखो, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सेम सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो करना पड़ता है। अगर आप सीजीएस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो तो सब सीजीएस में होना चाहिए, आप अगर एसआई इस्तेमाल करो तो सब एसआई में होना चाहिए, एमकेएस इस्तेमाल करो सब एमकेएस। हम लोग यूजुअली एमकेएस और एसआई इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री में आप देखोगे कि हम लोग सीजीएस फॉलो करते हैं और एफपीएस नहीं फॉलो करते, समझ आ रहा है। तो अपने को दो ही, एसआई या एमकेएस चलता है, एसआई एमकेएस सिमिलर ही होता है। और केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे क्योंकि स्मॉलर क्वांटिटीज होती है तो सीजीएस इस्तेमाल करता है, बड़ी क्वांटिटीज के लिए एसआई इस्तेमाल करता है। अच्छा फिर से दोबारा देखिए क्या मतलब है इसका, टोटल इस डब्बे का क्या मास था और इसके अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा था, 100 मीटर क्यूब, है ना।
तो अब ये 1000 kg ये 100 लोग में डिवाइड होगा ना, तो एक को कितना मिलेगा? 10 मिलेगा ना। तो कैसे मिला आपको? टोटल मास आपने डिवाइड कर दिया टोटल वॉल्यूम में। तो डिवाइड करने पर जो आंसर आया वो कैसे पढ़ोगे? 10 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया? 1 मीटर क्यूब का 10 किलो है। इसका फील आ रहा है? नहीं आ रहा फील? अच्छा रुकिए, अब मेरे पास जो है ना मान लीजिए 1000 लड्डू है। कितने लड्डू है? 1000 लड्डू है। और पूरे क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे बैठे, है ना? तो अगर मुझे 1000 लड्डू सब में बांटना है इक्वली, तो हर एक को कितना मिलना चाहिए? 10 मिलना चाहिए। अब ये कैसे करोगे आप? तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हर एक को कितना मिला? 10 मिला ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? हाँ, तो 1000 kg मास है और ये 100 मीटर क्यूब में डिवाइड करना है, तो 1 मीटर क्यूब को कितना मिलेगा? 10 kg मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि 1 मीटर क्यूब का मास कितना है? 10 kg। और ये आपका हो गया डेंसिटी। ठीक है, और ये डेंसिटी किसी सब्सटेंस का, अगर वो यूनिफॉर्म, अब वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर मैं सेम मटेरियल छोटा ले लूं, फॉर एग्जांपल ये वाला सेम मटेरियल जो है ना बच्चों, मैं देखो अभी क्या बताने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेम टाइप का मटेरियल एक और डब्बा है, लेकिन इसका मास, रुक जा, इसका मास मान लो बच्चों 100 kg है। कितना है? 100 kg। और इसका टोटल जो वॉल्यूम आ रहा है वो 10 मीटर क्यूब है। इसका डेंसिटी क्या होगा? वही आएगा ना। तो अगर मैं डेंसिटी निकालूंगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो 100 kg अपॉन 10 मीटर क्यूब, एक जीरो कैंसिल हुआ, 10 kg पर मीटर क्यूब। मतलब यूनिट वॉल्यूम का मास उतना ही रहने वाला है। तो डेंसिटी किसी मटेरियल का चेंज नहीं होता। नहीं समझे? अगर किसी एक मटेरियल की बात करूं तो उसका डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, याद रहेगा, ये सब न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, क्योंकि आपको सेम मटेरियल के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट देगा, एक छोटा देगा एक बड़ा देगा, तो दोनों का क्या सेम रहेगा? डेंसिटी सेम रहेगा अगर मटेरियल सेम है। जैसे ये तांबे का बना हुआ है, इससे पहले वाला भी तांबे का ही था। ठीक है, तो डेंसिटी क्या रहेगा उनका? हाँ, मटेरियल अगर चेंज है, ये एल्यूमिनियम का हो जाएगा, तो डेंसिटी विल डिफर। समझ आ रहा है? अच्छा, डेंसिटी ना अपने को उसका भार बताता है। क्या बताता है? भार, कि कितना भारी या कितना हल्का है। अगर कोई मटेरियल की डेंसिटी कम आती है, डेंसिटी कम आती है, तो उसको क्या माना जाएगा? हल्का या भारी? हल्का माना जाएगा। और किसी की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वो भारी होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, अगर आप लोग जो है ना पानी में लकड़ी डाल देते हो, है ना, वो लकड़ी डूब जाती है, तैरती है ना? क्यों तैरती होगी? हाँ, तो उसका डेंसिटी यानी लकड़ी का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या है, दोनों का कंपेयर होगा। जो हल्का होगा वो तैरेगा, जो भारी होगा वो डूब जाएगा। तो अब पानी और लकड़ी में, ठीक है, हल्का कौन है? लकड़ी, तो वो ऊपर तैरेगा क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। आप हल्का भारी नहीं बात करोगे, आप साइंटिफिकली बात करोगे कि लकड़ी का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, इसलिए वो तैर रहा है। अच्छा, आप लोग ने कभी आइस को पानी के ऊपर फ्लोट होते देखा है? इसका गिव रीजन भी पढ़ा होगा लोअर क्लास में। नहीं पढ़ा है? वाई आइस फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। हाँ, क्यों होता है? रीजन सेम है। आइस का डेंसिटी, पानी, दोनों तो पानी से बना हुआ है, लेकिन जब वो फ्रीज हो जाता है, समझ आ रहा है, फ्रीज हो जाता है तो उसकी डेंसिटी जो है, इसके बारे में भी आप लोग ने हीट में पढ़ रखा है। याद करो, 4 डिग्री से कम वॉल्यूम बढ़ जाता है। सोचो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। आपके पास मान लो 1 kg पानी है, 1 किलो पानी है, ठीक है, अब वो लिक्विड स्टेट में तो उसका कुछ वॉल्यूम रहेगा। जब आप उसको फ्रीज करते हो बिलो 4 डिग्री, तो ग्राफ कुछ याद आ रहा है? ये कुछ ग्राफ याद आ रहा है?
तो 4 से जब आप कम करते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है, ये वॉल्यूम होता है इस तरफ। तो अगर वॉल्यूम बच्चों बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है। तो डेंसिटी आइस का क्या हो जाता है, घट जाता है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? हाँ, तो इसलिए वो क्या करता है, फ्लोट करता है। अच्छा, डेंसिटी का ना बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। डेंसिटी, आप लोग ने सबमरीन देखा हुआ है, सबमरीन पढ़ा तो होगा, है ना? तो सबमरीन जो है ना वो किस पर काम करता है, डेंसिटी पर ही काम करता है। हाँ, वो अंदर भी जा सकता है, और तो करते क्या है पता है आपको? ठीक है, एक मैं जनरल आइडिया दे देता हूं आपको। ठीक है, अब पूरा सबमरीन बना के नहीं दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये बीच का जो स्पेस होता है बच्चों, यहाँ पर जो है वो सबमरीन का ड्राइवर यहाँ बैठता है बीच में। ये आगे का स्पेस वैकेंट होता है, पीछे का भी वैकेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर मोटर लगे होते हैं। अच्छा, अभी इसमें जो है ना ये एयर भरा हुआ है, ये बना हुआ है मेटल का बना हुआ है, लेकिन अंदर एयर भरा हुआ है, खाली स्पेस है, तो ये पानी के ऊपर क्या करेगा, तैरेगा। क्यों? वॉल्यूम बढ़ गया ना इसका, भले ही मेटल का बना हुआ लेकिन अंदर से वैकेंट है ना। तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, पूरे इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम। तो ये क्या होता है बच्चों, पानी के ऊपर रहता है, एकदम भी ऐसा ऊपर नहीं रहता, थोड़ा सा डूबा रहता है, लेकिन पानी के ऊपर रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ड्राइवर क्या करता है, जब इसको पानी के अंदर जाना होता है, और पीछे फैन भी लगे होते हैं, ठीक है, आगे की तरफ मूव करने के लिए। ओके, ये ऊपर नीचे कैसे आएगा, आगे पीछे तो ठीक है, फैन चालू किया, बुड़ 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 आगे भागा, ये नीचे ऊपर कैसे जाएगा, नीचे ऊपर कैसे जाएगा? तो यहाँ पर जो है ना बच्चों मोटर्स लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, पानी को जैसे ही अंदर लेते हैं, तो पानी, आपको पता है ना नाव कैसे डूबती है, पानी अंदर आया तो नाव डूब गई ना, बराबर ना? तो इन लोग डुबाते हैं, समझ आ रहा है? तो ये वाला जो स्पेस है इसमें पानी भरते हैं जानबूझ के। ठीक है, तो अब ये भारी हो जाएगा, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये किधर जाएगा, डूब जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, अब जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ये किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, अब इसको आगे बढ़ना है, फैन चालू किया, ठीक है, मिसाइल छोड़ने का है, छोड़ दिया, वापस जैसे गया था वैसे ही आएगा, पानी अंदर लेकर मोटर के थ्रू किया ना। समझ आ रहा है? यहाँ कोई आदमी बैठा नहीं है कि वो ऐसा करके फिर बाद में उल्टी कर दिया, ऐसा मोटर लगे होते हैं, मोटर के थ्रू काम करना है। पानी अंदर लिया, अब वही पानी वापस से बाहर निकाल दो, खाली हो जाएगा फिर से। क्या? हाँ, तो जाएगा ना, तो अपना अंदर तो खाली हो गया ना। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना ऐसे भर दिया आपने यहाँ तक, ठीक है, डेंसिटी बढ़ गई, आप नीचे चले गए। अब उसके बाद आपको वापस से इसको बाहर निकाल देना, तो ये फिर से खाली हो जाएगा, फिर इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। कहानी समझ आ गई? ये भी किस पे काम करता है, डेंसिटी पे काम करता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखोगे कि डेंसिटी क्या नाम है, किसी मटेरियल का, चाहे वो छोटा हो चाहे वो, अगर वो मटेरियल सेम है तो उसकी डेंसिटी सेम रहेगी, इस बात को ध्यान रखना। मैंने अभी आपको करके भी बताया, वो 1000 और 100 वाला एग्जाम्पल नहीं बताया, दोनों में डेंसिटी कितना आया था, 10 आया था, 10 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी विल रिमेन सेम फॉर सेम मटेरियल, मटेरियल डिफरेंट रहेगा तो डेंसिटी भी डिफरेंट हो जाएगी। अंडरस्टूड? चलिए, और डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखिए, मास अपॉन वॉल्यूम, और देखो यूनिट तो ऑलरेडी बात हो चुकी, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है सभी बच्चे? चलो, अब इसके बाद हमारा है डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी पर बात करते हैं। ठीक है, 4th नंबर पे अपन बात करते हैं वेलोसिटी। चलो, अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको क्या मालूम है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेक्टर बात करें तो ऐसे, ठीक है। अब इसको स्केलर वेक्टर जब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको स्पीड और फिर वेलोसिटी में डिस्टिंग्विश बता दूंगा, स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस है। ठीक है, यूनिट सेम रहता है, बस फॉर्मूला डिफरेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलूंगा तो ये स्पीड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्पीड। वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है,
डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं एस बाई टी भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड, यही लिखा हुआ है हमने वहां पर। अच्छा फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप यहां से यहां पहुंचे, ये ए पॉइंट से कहां गए, बी पॉइंट, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना मीटर आपने डिस्टेंस का ये डिस्प्लेसमेंट किया, 5 मीटर। अच्छा अभी ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर बराबर है। डिस्टेंस भी ए टू बी अगर मेजर किया जाएगा तो 5 मीटर होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है। तो फॉर दिस सिचुएशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, डिस्प्लेसमेंट कौन होता है, याद रखिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टकट होता है। अब ये ए और बी का जो शॉर्टकट है 5 मीटर ही है ना। और अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो भी 5 मीटर। डिस्टेंस कौन होता है, आप जहां जहां जाओगे सब मेजर होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल का शॉर्टकट। तो जब तक आप सीधा सीधा जा रहे हो, जब तक आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर बराबर रहा है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में और डिटेल में बताऊंगा। यहां पर बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहां आ गए, लेफ्ट ले लिया आपने, 5 मीटर इधर चले गए सी पॉइंट पर। अब आपका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस 10 हो गया, 5 इतना डिस्टेंस कवर किया आपने। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट होता है। या एक काम करता हूं, मैं ऐसे नंबर लेता हूं जिसका आपको ये पता है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, समझे, पाइथागोरस किया है ना भाई। ये 3 है वो 4 है। अब मैंने बताओ ए और बी का, ए और सी का शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, समझ गए। तो ये आपका 5 मीटर आ रहा है, और डिस्टेंस अगर पूछूंगा तो 3 और ये 4, 7 मीटर डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला इनिशियल और फाइनल का शॉर्टकट होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ए जब तक सीधा सीधा जा रहा था दोनों बराबर थे, जैसे लेफ्ट टर्न मारा ऐसे सीधा जा गया 3 मीटर, उसके बाद लेफ्ट टर्न मारा है ना, ऐसे जाके लेफ्ट टर्न मारा, ऐसे बता रहा हूं मैं। तो फर्क किसको पड़ा, डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को। मतलब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। समझ आ रहा है। अगर आप यहां पर ऐसे कर दोगे तो डिस्टेंस तो अभी भी 3 4, फिर यहां से ऐसे जाओगे तो मान लो वापस से 3 कवर किया आपने, वो तो वैसे ही मेजर होगा। लेकिन कम कौन हो जा रहा है या चेंज कौन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कम हो जा रहा है। देख लो आप, डायरेक्शन चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा डिस्टेंस से। अच्छा अगर मैं यहां से फॉर एग्जांपल इधर आया, ये मान लीजिए डी पॉइंट, ये 3 मीटर, ये भी आपने 3 मीटर कवर किया, 3 4 3, डिस्टेंस बताओ कितना हो गया, यहां से डी पॉइंट पहुंचे, डिस्टेंस बताओ 10 हो गया कि नहीं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फर्क समझ आ रहा है। डिस्टेंस क्या होता है, जहां जहां जा रहे हो आप पूरा मेजर कर लो, 3 4 3 कितना हो गया 10। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल का शॉर्टकट। तो शॉर्टकट मतलब ये होगा ना, तो शॉर्ट ये कितना होगा, इसके बराबर होगा। चाय पी के नहीं आए, ये बोलो क्लियर है सबको। अच्छा तो डिस्प्लेसमेंट अभी फील हो रहा है ना, इनिशियल फाइनल का शॉर्टकट। अच्छा फॉर एग्जांपल डी से ये वापस आ जाता है अपने ए पॉइंट पर, पूरा चक्कर लगा के ऐसे। अभी डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, डिस्प्लेस्ड हुआ ही नहीं, जहां था वहीं पर है। तो डिस्प्लेसमेंट अब जहां गया, जहां था वहीं वापस आ गया। तो मतलब आप जब दोबारा देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो अपनी जगह से हिला ही नहीं, डिस्प्लेस्ड ही नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ठीक है कहीं भी जाके घूम फिर के वापस उसी इनिशियल पॉइंट पर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जहां जा गया वो पूरा आपको कैलकुलेट करना। तो फर्क समझ में आ गया, ठीक है। तो खैर अच्छा ये मेजर करूंगा, अगर मैं एसआई यूनिट में मेजर करूं तो मीटर में मेजर करूंगा, क्या में मेजर करूंगा, मीटर में। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आप मीटर में मेजर करोगे, टाइम आप सेकंड में मेजर करोगे, और यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो आपने वेलोसिटी का या स्पीड का, दोनों का यूनिट सेम होता है, हाँ वेलोसिटी हो चाहे स्पीड,
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस भी आप मीटर में मेजर करोगे, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी और स्पीड, इन दोनों का यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड। क्या बोलोगे? मीटर पर सेकेंड। ऐसे निकलना चाहिए मुझसे। क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक। अब बचा कौन बच्चों? एसेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं, एसेलरेशन की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, एसेलरेशन का फॉर्मूला मैं थोड़ा सा 10th से लेकर आता हूँ। 10 आप लोग ने 9th में पहली मर्तबा इसको पढ़ा, डेरिवेशन वगैरह किया, फिर 10th में हम लोग ने इक्वेशन ऑफ मोशन या काइनेमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एसेलरेशन होता क्या है, इस पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे अपन, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया इस पे बात करते हैं। कितने बच्चों को फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन याद है? इक्वेशन ऑफ मोशन याद है सभी बच्चों को? नहीं मालूम है? चैप्टर नंबर 1, ये वापस आएगा अभी काम में। हाँ, v इज, देखो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ये होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या, इनको इक्वेशन ऑफ मोशंस भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इक्वेशन ऑफ मोशंस भी कहा जाता है या काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी कहा जाता है। तो आपकी ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इनको याद करना है सभी बच्चों को, 10वीं में ही बहुत बच्चों को मैंने याद करवाया है सब, ठीक है। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा है? v इज इक्वल टू ए यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, तो वो स्क्वायर वाले में रह जा, ठीक है। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है? सेकेंड एस वाला ही है, सेकेंड एस इज इक्वल टू, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड आपका कौन सा है? स्क्वायर वाला है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसको याद कर लेना अच्छे से। हाँ, 9 से आ रहा है ये इक्वेशन आपको, 9th में इंट्रोडक्शन था, 10th में आपको एप्लीकेशन था, अगेन 11th 12th में भी आपको एप्लीकेशन पर बात करें, ठीक है। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है, यहां से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग। v आपका कौन है? फाइनल वेलोसिटी। v कौन है? u कौन है? इनिशियल वेलोसिटी। और a आपका कौन होता है? एक्सेलरेशन। और t आपका टाइम, ठीक है। अच्छा, यहां से देखो मैं इक्वेशन बना रहा हूं, अगर बच्चों मैं ये इक्वेशन लिखता हूं आपके सामने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू को यहां भेज दीजिए और यहां पर क्या बचेगा? a इंटू टी, टी मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भेज दीजिए। तो आपका a का फॉर्मूला क्या बन गया? अब आप बोलोगे सर वहां पर तो आपने फॉर्मूला लिखा है सिर्फ v बाई टी, यू कहां चला गया? तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, कहां पर है? रेस्ट पर है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? 0, तो u क्या हो जाएगा? 0। फिर स्टार्ट होता है टी टाइम में, कुछ फाइनल वेलोसिटी पे जाता है, तो v माइनस 0 अपॉन टी, v बाई टी बनेगा ना। यूनिट निकालने के लिए आपको v बाई टी काफी है, लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला ये बनेगा, वो वाला फॉर्मूला डायरेक्टली आप इस्तेमाल मत करना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो यूनिट सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी क्या होगा बच्चों? वेलोसिटी होगा अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन का यूनिट मिल जाएगा। कुछ कहानी समझ आई? वेलोसिटी में से वेलोसिटी निकालोगे तो वो भी वेलोसिटी मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज। अब एक्सेलरेशन है क्या, सुनो, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। आपके पास एक मर्सिडीज है, ठीक है, क्या है आपके पास? मर्सिडीज है। ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत में आप स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो शुरुआत में क्या रहेगा? 0। फिर आप एक्सेलरेट करते हो, ठीक है, उसमें ये नहीं रहता है, उसमें ये रहता है, ठीक है। ओके,
तो उसको एसेलरेट करते हो आप। ये सुनो, अब इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। वैसे ये गाड़ियों में, बाइक्स वगैरह में किलोमीटर पर आवर में गिवन होता है, लेकिन मैं आपको एसआई वाला बता रहा हूँ, क्योंकि एसआई वाला यूनिट इस्तेमाल करना है। जब वो वैसे न्यूमेरिकल आते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब चैप्टर में आएगा तब अपन डिस्कस करेंगे उसको। ऐसा आपने कितने देर में किया बच्चों? ये 10 सेकंड में आप 0 से 10 पर पहुंच गए। कितने सेकंड में? ठीक है, विद इन 10 सेकंड। तो आपको टाइम कितना लगा 0 से 10 पहुंचने के लिए? 10 सेकंड लगा। तो आपका एसेलरेशन क्या कहलाएगा? एसेलरेशन कितना होगा? ये फाइनल वेलोसिटी कितना है आपका? 10। ठीक है, इनिशियल कितना था? ऐसा कितने देर में करा आपने? 10 माइनस 0 10 ही होता है। हाँ, नहीं तो बोले 10 में से 0 निकाल दो, 1 बचेगा। ऐसा मैथ्स मत करना रे। हाँ, ओके। तो 10 डिवाइड बाय 10 1 आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये यूनिट कैसे आया होगा इस पे भी अपन चर्चा करेंगे थोड़ा, लेकिन इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। कितना एक्सेलरेशन हुआ? 1। अच्छा, ये प्लस में आया क्या माइनस में आया? प्लस में आया। तो जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जब भी एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप ये समझिए कि आपकी गाड़ी की रफ्तार बढ़ रही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब? गाड़ी उतनी है रे। ठीक है, तो रफ्तार बढ़ रही। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आप एक्सेलरेट थोड़ी करते चले जाएंगे। शुरुआत में एक्सेलरेट करा, फिर कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी 10 मीटर पर सेकेंड, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सिचुएशन लेता हूं। ये अगला सिचुएशन देखिए बच्चों। ये यूनिट के बारे में बताऊंगा, अभी उसकी चिंता मत करो। क्यों स्क्वायर आ रहा है सब बताऊंगा। ये नेक्स्ट 10 सेकेंड में आपकी स्पीड उतनी थी जितनी, आपने स्पीड बढ़ाया नहीं। तो ये वाली सिचुएशन में ये इनिशियल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? फाइनल। नहीं समझे बात को? अगर मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूं, इतना हिस्सा, तो आप ड्यूरिंग दिस सिचुएशन ये आपका इनिशियल स्पीड हो गया और ये क्या हो गया? तो इनिशियल कितना है? 10, और फाइनल भी कितना आ गया? तो ये मेरे लिए अब इनिशियल और ये क्या हो जाएगा? फाइनल, जो कि दोनों क्या है? ठीक है, दोनों बराबर है ना। 10 फाइनल हो गया, 10 इनिशियल हो गया, 10 और कितने देर में? 10 सेकेंड में। तो ये हम लोग निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन। 10 माइनस 10 क्या होता है? 0 अपॉन 10 क्या होता है? अब ऐसा मत करना है यहाँ पर 0 0 कैंसिल करके अपॉन में 1 बचाओगे। हाँ, 0 अपॉन एनीथिंग इज। अच्छा, 0 एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? बराबर। तो 0 एक्सेलरेशन का मतलब है कि गाड़ी कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से चल रही। कहानी समझ आ गई? 0 एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। इस बात को आपको नोट करना अच्छे से। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? वेलोसिटी इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे करके बोल सकते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट सिचुएशन फॉर एग्जांपल बच्चों, आप 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे और आगे जो है ना एक काली मोटी भैंस आ गई, है ना? तो आपने ब्रेक मारा। ओके, अब जैसे ही ब्रेक यहीं पर मार दिया हमने, सामने भैंस देखा, ब्रेक है, लेकिन आपको पता है कि ऑन द स्पॉट कार रुकेगी क्या? नहीं। तो 10 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद बच्चों? 10 सेकंड के बाद आपकी ये जो गाड़ी है, ठीक है, इसकी फाइनल वेलोसिटी, ये भैंस एकदम ऐसा है उसको, ठीक है, जस्ट पीछे जो है ना रुक जाती है। तो 10 सेकंड के बाद अभी ये मेरा ये वाला सिचुएशन क्या हो जाएगा? ये इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों? 10। फाइनल स्पीड कितनी हो गई? कितने देर में हुआ ऐसा? ब्रेक मारने के बाद। ब्रेक मारने के 10 सेकंड के बाद आप 10 से 0 पर आ गए। अच्छा,
अब यहां पर अगेन दिस फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें रखते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना है बताओ? 0। v कितना है? ठीक है, v फाइनल 0 है। इनिशियल कितनी थी? 10 थी, तो 0 माइनस 10, और कितने देर में हुआ? फॉर एग्जाम्पल 10 में हुआ। 0 माइनस 10 माइनस 10 होता है, कट जाएगा, 1 बचेगा। अब आपका एक्सेलरेशन क्या आया बच्चों? नेगेटिव आया, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, इसका क्या मतलब है? कि गाड़ी की रफ्तार क्या हुई है? कम हुई है, रिटार्डेशन हुआ है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? रिटार्डेशन। समझ गए? तो एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यूज हो सकती है? 3 हो सकती है। पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, और पॉजिटिव हुआ तो क्या बोलेंगे हम लोग? वेलोसिटी इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और 0 एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब हो गया? वेलोसिटी डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी डिक्रीजेस, डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आ रहा है? कितने रेट से? बेसिकली वेलोसिटी का रेट है। क्या है ये? रेट मतलब टाइम के साथ में ये कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, यूनिट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, चेंज वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी निकल कर आएगा ना, तो यूनिट निकालने के लिए मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं v बाय टी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड अभी किया हुआ हमने। इससे पहले वाला सिचुएशन क्या किया? वेलोसिटी किया, मीटर पर सेकंड। ओके, और यहां पर टाइम का क्या होता है? सेकंड। अच्छा, क्या ये सेकंड नीचे जा सकता है मैथमेटिकली? मैथमेटिकली जा सकता है? नहीं? अच्छा ठीक है, चलो, जिनको नहीं मालूम है आ जाओ देखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये ऊपर अगर अपॉन में होगा ना, वो नीचे आ सकता है डायरेक्टली। कैसे आ सकता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मीटर पर सेकंड को मैं ऐसे लिखता हूं, मीटर अपॉन सेकंड। ये जो बड़ा डिवीजन है ना, होल डिवीजन जो है, उसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो? ये मीटर पर सेकंड मैंने ऐसे लिख दिया, और ये जो होल डिवाइड है ना, उसको ऐसे कर दिया। और यहां पर क्या है? एस, तो आपने एस लिख दिया। अब आप लोगों ने मेरे ख्याल से फिफ्थ क्लास में ऐसा कुछ किया होगा कि जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो उसके आगे वाला उल्टा हो जाता है। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई करता हूं तो सेकंड अपॉन 1, 1 अपॉन सेकंड हो जाता है। समझ रहे हैं? ओके, तो ये मीटर वनजा मीटर है ना, एम वनजा एम अपॉन एस इंटू एस। एक्चुअल में डायरेक्ट यहां से ऐसे नीचे लेकर आ, एस इंटू एस स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पूरा बेसिक जाना चाहता है, ऐसे बता दिया मैंने। इनको डायरेक्ट पता है तो आप ऐसे कर लेंगे। तो यूनिट क्या बना इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलेंगे? ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट बोलेंगे मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन का बोलेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट भाई? अच्छा, याद रखिए, कभी भी आप जो है ना यूनिट, ये हम लोग कन्वेंशन के अंदर पढ़ेंगे, क्या नाम है, यूनिट्स के जो कन्वेंशन पढ़ेंगे, तो उसमें बात करेंगे कि हम लोग एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं लिख सकते, मतलब ऐसा लिख नहीं सकते। जो आप यूनिट लिखोगे वो ये लिखोगे, दो दो बार पर नहीं लगाने का। समझ रहे बात को? तो अगर आप यूनिट एक्सेलरेशन का बोलेंगे सर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है ना ऐसा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। समझ आ रहा है? तो ऐसा लिखना गलत है। ये तो सॉल्व करते वक्त एक इंटरमीडिएट स्टेप आया ना, लेकिन जो फाइनल यूनिट लिखोगे वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे, ना कि मीटर पर सेकंड। गलत है। अंडरस्टूड? ये कन्वेंशन में पढ़ेंगे अपन। चलिए, मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो गया सबको। किसी को कोई डाउट भाई? शकील भाई ऐसे बता रहे, दाऊद भाई मतलब डाउट, और शकील भाई मतलब। चलिए, तो हमारे पास ये 13 फॉर्मूलेज हैं, जिसमें से अभी मैंने आपको शुरुआत के 5 एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, तो इसके यूनिट लिखता हूं मैं। चलिए,
एरिया इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होना चाहिए? लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। तो मीटर का स्क्वायर करेंगे तो एरिया का यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। समझ गए बात को? ये शुरुआत वाले सिंपल है, बाद में मैंने बड़ा स्पेस इसलिए रखा है क्योंकि बाद वाले को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है? जो फंडामेंटल हमारे पास क्वांटिटी जैसे लेंथ, मास और टाइम। कौन? लेंथ, मास, टाइम, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको एक सिंबॉलिकली एल एम टी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एल एम और टी। और यूनिट को फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर में बताया जाएगा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं एल एम और ये टी। अच्छा, एनसीईआरटी में एमएलटी का फॉर्मेट है, हमारे स्टेट बोर्ड में एल एम टी चलता है, और एनसीईआरटी में एम पहले फिर एल फिर टी लिखा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पावर याद रखना होता है। अच्छा, मीटर स्क्वायर, मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का। मीटर का स्क्वायर है, इसका मतलब लेंथ का भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो लेंथ के ऊपर पावर 2 आ जाएगा। डायमेंशन बहुत सिंपल चीज है। इधर पे कहीं पर भी किलोग्राम में कुछ दिया हुआ है तो मास के ऊपर पावर आ जाएगा। ठीक है। टाइम का कुछ सेकंड यूनिट है? 0। मतलब एलएमटी और पावर 200। कितना? 200 कहां दिख रहा है? 200। एलएमटी फॉर्मेट आप याद हो, एलएमटी। और एरिया का डायमेंशन क्या होगा? 200। समझ गए? एलएमटी मतलब कौन? लेंथ, मास, टाइम। एलएमटी क्या है? इसके पावर को लिखने को हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशन। अच्छा, इधर देखो, वॉल्यूम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, लेंथ का क्यूब है तो मीटर का भी क्या होगा? क्यूब होगा। इसको क्यूबिक मीटर भी पढ़ सकते हैं अपन, स्क्वायर मीटर पढ़ सकते हैं इसको, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर भी पढ़ा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या लिखना चाहिए? कौन बताएगा? एलएमटी। एल 3 हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा? ठीक है, मतलब 300। और डायमेंशन जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही याद रखोगे आप। हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूं एरिया का डायमेंशन 200, वॉल्यूम का 300, तो ऐसे आगे भी नंबर आएंगे उसमें प्लस माइनस भी आएगा, वो भी याद रखना है अपने को। डायमेंशन डायरेक्ट याद रखोगे तो इसके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ऐसे कर लोगे आप। और आगे चल के डायमेंशन से हमको बहुत सारी चीजें सॉल्व भी करनी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलो डेंसिटी की बात करते हैं, आप सोल्यूशन शुरू हो जाएगा बच्चों। डेंसिटी का यूनिट क्या हो? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है। ये कैपिटल वी है। हाँ, ये वाला वी वेलोसिटी है, ये वाला वी वॉल्यूम है। मास केजी होता है कि नहीं? यूनिट। वॉल्यूम का यूनिट अभी किया है मीटर क्यूब। सही है, देख लो। ओके, अब इसको थोड़ा सा मैं सही तरीके से एक बार लिखता हूं। ये अपॉन वाला मीटर क्यूब अगर ऊपर लेकर आऊं तो क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर रेस टू -3। सही है क्या? यहां तक किसी को कोई दाऊद भाई? अच्छा, अब एलएमटी फॉर्मेट कौन बताएगा? यहां पर एलएमटी में क्या पावर जाएगा? चलो बताओ जल्दी से। बराबर, मीटर के ऊपर क्या है? -3 है, तो लेंथ के ऊपर क्या आएगा? -3 आएगा। केजी के ऊपर, केजी मास का यूनिट होता है। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब उधर पे ऊपर वाला अकेला 1, जिधर कुछ दिखाई नहीं देता मतलब उधर ऊपर वाला 1 एंड ओनली। ओके, 1। तो केजी इधर पे मास के ऊपर पावर 1 आ जाएगा। क्या यहाँ पर कोई सेकंड वाला आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मतलब 310, और शुरुआत में आपका क्या होगा? -310। डेंसिटी का क्या यूनिट डायमेंशन हो गया बच्चों? -310। ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये वेलोसिटी की जरा बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, डिस्प्लेसमेंट को होगा मीटर, और इसका क्या? सेकंड। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, सेकंड को ऊपर ले लेता हूं, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। मीटर के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब बता सकते हो यहां पर
एल एम टी क्या होना चाहिए? मीटर के ऊपर 1 है, मीटर एम यानी यहां पर मीटर है, उधर एम मतलब मास है। देखो ये सब कंफ्यूजन हो सकता है आपको, यहां पर आप एम का देखोगे 1, उधर पे एम का 1 लिख दोगे। एल यहां पर एम मतलब मीटर, लेंथ का यूनिट होता है, यहां पर आप 1 पुट कर दोगे। ठीक है, केजी में कुछ है यहां पर, मास का कोई यूनिट है, 0 रहेगा। अच्छा सेकंड इनवर्स है, सेकंड टाइम का है ना, तो टाइम के ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों? -1 आ जाएगा। अब ये 101 हो गया, लास्ट में माइनस 101, वेलोसिटी का डायमेंशन 101, लास्ट वाला माइनस। और एलएमटी फॉर्मेट याद कर रहे हैं अपन, कौन सा? एलएमटी। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का क्या यूनिट है बच्चों? मीटर पर सेकंड, और अपॉन में टाइम का क्या है? सेकंड। आपको पता है ना ये वाला सेकंड नीचे आ सकता है, अभी समझाया मैंने। तो ये क्या हो जाता है? मीटर पर, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? सेकंड स्क्वायर ऊपर लेकर आया तो मीटर पे 1, सेकंड पे -2, क्या बोलेंगे? डायमेंशन। L1 M0 T के ऊपर बताओ, मतलब ये 102 हो गया, लास्ट में माइनस, तो ये दोनों साथ में याद करना है, 101 102, वेलोसिटी 101, एक्सेलरेशन लास्ट में माइनस। याद हो गया दोनों? ये आगे यूज करेंगे हम लोग। हाँ, 101 102 बोलो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन लास्ट में माइनस, दोनों में। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमने 5 फॉर्मूलेस पूरा अंडरस्टैंडिंग कर लिया, और उसका यूनिट भी देख लिया, और डायमेंशन भी सीख लिया। ठीक है, अब हमारे पास, हम लोग जाते हैं अभी नेक्स्ट 5 की तरफ, जैसे अभी मोमेंटम बात करते हैं। ठीक है, मोमेंटम है, मोमेंटम से आपको फोर्स बताऊंगा, फिर इंपल्स बताऊंगा, वर्क और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो इधर देखो, नेक्स्ट हमारे पास कौन है? अच्छा, मोमेंटम से ना हमको क्या पता चलता है? मोमेंटम से हमको क्या पता चलता है, इसको समझो। बॉडी अगर मोशन में होगी ना, बॉडी अगर मोशन में होगी तो उसका मोमेंटम होगा, कितना होगा कैसे पता चलता है? ठीक है, पहली बात तो उसका सिंबल याद रखिए, स्मॉल पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्मॉल पी। तो मोमेंटम का जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं ये स्मॉल पी होता है, कैपिटल पी नहीं होता है। लास्ट में जो मैंने आपको दो बताया वो दोनों भी कैपिटल पी है, प्रेशर और पावर। प्रेशर और, तो मोमेंटम, प्रेशर, पावर, तीनों का सिंबल क्या है? पी है, लेकिन मोमेंटम का सिंबल स्मॉल पी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलता है मोमेंटम। इसका बेसिकली अपने को जोर कैसे पता चलता है, कोई ऑब्जेक्ट का क्या जोर होगा, तो कैसे पता चलता है? जब आप ऑब्जेक्ट का मास और क्या करते हो, उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हो। क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, एक आपके पास कार है, इसका आप मास ले लीजिए। ठीक है, 500 kg ले लेता हूं, और इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, कैसे मिलता है मोमेंटम? मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके। अब अगर मैं 500 इंटू इसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूं तो मोमेंटम कितना हो गया? 0। मैंने वो जनरली वेलोसिटी लिखा हुआ है, अभी बता रहा हूं। ठीक है, 0, तो क्या हो गया बच्चों? तो शुरुआत में इसका मोमेंटम कितना है? अगर कार रेस्ट पर है तो मोमेंटम क्या होगा? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर होगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा, उसका कोई जोर नहीं होगा। ठीक है,
अभी फॉर एग्जांपल आपने इसको एक्सेलरेट करा और इसकी स्पीड जो है वो बढ़ गई, इसकी वेलोसिटी हो गई फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास तो उतना ही रहेगा ना भाई। ये मोमेंटम कितना आएगा बच्चों, 500 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा ये। अब इसका मोमेंटम कितना हो गया, यूनिट बताते हैं, फॉर्मूला देख लो। इसका यूनिट क्या, ये क्या है केजी, और ये क्या है मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से बनता है सब यूनिट वगैरह, फिर बाद में आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, लेकिन फॉर्मूले से बनता कैसे, अगर आपको ये फील रहेगा ना, तो आपको अगर डायरेक्ट याद भी नहीं आ रहा है, आपको फॉर्मूला तो याद रहेगा ही, आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं, मास इंटू वेलोसिटी, देखो इसका यूनिट है केजी और इसका है मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड यूनिट हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कुछ, शुरुआत में मोमेंटम क्या था 0, बाद में मोमेंटम कितना हुआ। अब ये इधर देखो, अभी मैं आपको थोड़ा सा यहां पर ना, मोमेंटम के बाद फोर्स के बारे में भी है। फोर्स के बारे में किसने बताया था, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, न्यूटन ने बताया था। ठीक है, अब न्यूटन के 3 लॉ हैं, पढ़ा है 9th क्लास में, पढ़ा है आपने। फर्स्ट लॉ क्या है, ओके उसी को थोड़ा सा अलग तरीके से आपको अभी 11th में पढ़ोगे आप, मतलब वही रहेगा। ठीक है, और जो सेकंड लॉ है ना, सेकंड लॉ, व्हाट इज सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर, तो एफ का फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता था, कुछ ऐसे बनता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं इसको। ये पी कौन है यहां पर, अपना मोमेंटम है, मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है। सुनो बात को, अगर ये फॉर्मूला आपको बता दो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज होने का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहां पर आपका मोमेंटम कितना चेंज हुआ है इस सिचुएशन में, अगर मुझे बताना है कि 0 से आप यहां पर लगे तो कितना फोर्स लगा के गए, फोर्स कितना लगा, तो कैसे निकालेंगे, सुनो। चेंज इन मोमेंटम शुरुआत में था 0, बाद में कितना हो गया, तो चेंज कितना हुआ 5000, इसको आप इनिशियल बोल दीजिए और इसको क्या बोल दीजिए, फाइनल बोल दीजिए। तो ये जो चेंज है ना, समोसा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी, समोसा पाव नहीं है ये, हाँ नीचे समोसा चाय भी है, बराबर है। अच्छा, तो डेल्टा पी मतलब क्या होता है बच्चों, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और डेल टी को भी आप टी एफ माइनस टी आई या टाइम इंटरवल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो। तो इन दोनों सिचुएशन के बीच में टाइम कितना लगा, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड लगा, तो ये 10 सेकेंड आपका टाइम इंटरवल हो गया, तो समोसा टी कौन है यहां पर, टाइम इंटरवल बोल सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसको मैं समोसा टी रखता हूं। पी एफ आपका कितना बच्चों, 5000 माइनस 0 अपॉन 10, ठीक है, 5000 माइनस 0, हाँ, और अपॉन में 10, 0 0 कैंसिल, 500 आ गया। ये 500 आपका क्या आया बच्चों, फोर्स आया, और यूनिट यूज करेंगे न्यूटन। तो फोर्स, कितने फोर्स लगा इसके ऊपर, समझ आ रहा है, और वो लगाया किसने होगा, इंजन ने, किसने लगाया होगा, तो इंटरनल फोर्स निकाल लिया हमने। अब कोई धक्का तो नहीं मार रहा था, अगर कोई धक्का मार के इसको यहां से वहां ले जाता है और ऐसा सिचुएशन होता है, तो वो फिर एक्सटर्नल फोर्स होगा, लेकिन इतनी स्पीड में धक्का मार के तो जाएगा नहीं 10 मीटर पर सेकेंड में। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ओके। तो अगर ये इंजन के थ्रू एक्सेलरेट कराए तो ये इंटरनल फोर्स हमने निकाला है, अगर ये धक्का मार के किया होता तो एक्सटर्नल फोर्स होता। आया समझ में, तो फोर्स कैसे निकल कर आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, कैसे निकल कर आया, तो मोमेंटम निकालना क्यों जरूरी, समझ आ रहा है, मोमेंटम का जब मैं चेंज बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे फोर्स पता चलेगा। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मोमेंटम कैलकुलेट करके,
और मोमेंटम कितने रेट से चेंज हो रहा है। ए फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी खड़ी थी, अभी भी खड़ी है, तो इनिशियल मोमेंटम भी जीरो, फाइनल मोमेंटम भी, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर, तो अप्लाइड फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ गया बात को? नहीं? हाँ। चलिए, तो आप थोड़ा सा यूनिट पे बात कर लेते हैं, यूनिट पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अच्छा, यहां पर मैंने कितनी चीज एक्सप्लेन कर दिया आपको, 6 भी हो गया और 7 भी हो गया, ठीक है। फोर्स, मुझे बताओ फोर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखो क्या बात कर रहे हैं। जब आप ये इसको सॉल्व करते हो ना, F इज इक्वल टू समोसा पी, समोसा पाव अपॉन समोसा चाय, ए इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तब जाके आपको एक नया फॉर्मूला भी मिलता है, मैं बताता हूं, रुको। अच्छा, वो गाड़ी वाला सिचुएशन याद करना, मैंने क्या बोला था, पी एफ माइनस टी आई। समोसा टी को मैं सिंबॉलिकली सिर्फ टी इस्तेमाल कर लेता हूं, टाइम इंटरवल आपका क्या है, टी सेकेंड। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनाया था मैंने, गाड़ी का मास m, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है v, ओके। इनिशियल मोमेंटम, गाड़ी का मास तो m ही रहेगा ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, तो आपको ये समझ आ रहा है, pf की जगह mv और pi की जगह, बोलो बोलो, और अपॉन में ये t, इन दोनों में कॉमन निकालो, ये कौन होता है, याद करो इस फॉर्मूले को, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कौन था ये, एक्सेलरेशन। तो यहां पर जो है m और ये कौन आ गया, a, फादर इज इक्वल टू मां, क्या बन गया फॉर्मूला, है ना भाई, हमारे लिए तो दोनों बराबर बराबर है, तो F इज इक्वल टू एम ए। तो याद रखो ये लॉ के अकॉर्डिंग है, सेकेंड लॉ का फॉर्मूले को सॉल्व करने पर अपने को ये मिलता है। ये इक्वेशन कभी भी इस्तेमाल करूंगा इन फ्यूचर डेरिवेशन के अंदर, ये वाला फादर इज इक्वल टू माँ वाला, तो हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। जब भी कभी इन फ्यूचर हमको ये इस्तेमाल करना होगा ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि यह कहां से रहा है, सेकेंड लॉ को सॉल्व करने पर आ रहा है। अंडरस्टूड? जब भी आपसे बोलूंगा फादर इज इक्वल टू, क्या बोलोगे, अबे फादर इज इक्वल टू क्या, तो मां बोलने का, आया कहां से, न्यूटन सेकेंड लॉ से, आया कहां से, न्यूटन सेकेंड। जब भी पूछूंगा बोला फादर इज इक्वल टू, मां बोलने का, न्यूटन सेकेंड लॉ से तो आया है वो। अच्छा ये सुनो, यूनिटी पे बात कर लेते हैं। मास का यूनिट क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट, फिर बाद में उसका इक्विवेलेंट बताऊंगा, केजी। एक्सेलरेशन का याद कर लिया सबने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भूल गए, ऐसे फटाफट बोलोगे तो याद रहेगा आपको लॉन्ग टर्म में। वेलोसिटी का क्या था, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आ जाएगा वो अभी। और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन की जगह रखेंगे मीटर पर, ये फोर्स का यूनिट बन रहा है एक्चुअल अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, इसका इक्विवेलेंट है, इसकी जगह पर आप एन लिख सकते हो, दिस इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन। फोर्स के बारे में इसने बताया ना, किसने, न्यूटन ने, तो नेम आफ्टर, मतलब यूनिट आफ्टर दी साइंटिस्ट, उसके नाम के इस हिसाब से आएगा। तो कि ए सुनो बात को, एक और रूल समझ लो, कन्वेंशन, जब भी कभी साइंटिस्ट का नेम एज अ यूनिट यूज हो रहा है, सुनो, अगर आप फर्स्ट लेटर इस्तेमाल कर रहे हो तो कैपिटल लिखना, अगर पूरा नाम लिखना है न्यूटन तो सारे लेटर स्मॉल में, यानी ये सही है, या तो आप ये लिखोगे ना ऐसे, साइंटिस्ट का नाम है तो, नहीं समझे बात को, अगर मैं ऐसे लिख दूं ये गलत हो जाएगा, नहीं समझे बात को, अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिख दूं ये गलत हो जाएगा। तो मतलब क्या समझ में आया आपको, रूल याद रखना, आगे चल के आने वाला है। अगर मैं फर्स्ट लेटर लिख रहा हूं किसी साइंटिस्ट के नाम का यूनिट, तो कैपिटल लिखा जाएगा, पूरा नाम अगर आपको लिखना है साइंटिस्ट का नाम, सारे लेटर स्मॉल होना चाहिए, तभी वो करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। समझ आ रहा है? अच्छा
अरे मेरे भाई, फोर्स का ये यूनिट आ रहा है ना। अब फोर्स के बारे में किसने बताया, तो उसका एक इक्विवेलेंट बना दिया, न्यूटन ने बोला मेरा नाम आएगा। केजी मीटर पर सेकंड, जहां सेकंड स्क्वायर जहां भी होगा वहां न्यूटन बाबा आ जाएंगे, न्यूटन बाबा कौन आ जाएंगे। ऐसे ही जूल वाला भी है। एनर्जी के बारे में बात करते हैं ना हम लोग, एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या लिखा करते हैं आप, जूल। तो जूल भी साइंटिस्ट का नाम है। तो या तो आप कैपिटल जे इस्तेमाल करोगे, या तो पूरा इस्तेमाल करना तो स्मॉल में लिखोगे ऐसे। ये जूली नहीं है, जूलिया वो नहीं है, जूल है ये, ठीक है। ओके, तो खैर यूनिट पे बात कर लेते हैं। तो ये अपने 7 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां देख लीजिए, मैंने ये 2 एक्सप्लेन कर दिया, फिर बाकी ये फिर 8 से लेकर 13 तक ये बचेंगे अपने, ये 2 कर लेते हैं। P का फॉर्मूला m इंटू वी, ए मास का यूनिट बताओ केजी, वेलोसिटी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा, इधर पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं, सेकेंड को ऊपर लेकर आता हूं। अच्छा, केजी के ऊपर कुछ नहीं है, 1 है, मीटर के ऊपर कुछ नहीं है। चलो एलएमटी बताओ, बोलो बोलो बोलो। एल के ऊपर, मीटर के ऊपर 1 है तो एल के ऊपर 1, केजी के ऊपर 1 है तो मास के ऊपर, सेकेंड के ऊपर -1 है तो 111 है, लास्ट में माइनस है 111 लास्ट में। अच्छा चलो ये वाला देख लेते हैं, फादर इज इक्वल टू माँ वाला। मास का केजी, मास का, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कैसे कर सकते हैं, सेकेंड ऊपर जाएगा तो, समझ आ रहा है। अच्छा, दिस इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन ऑल्सो, हाँ न्यूटन, लेकिन न्यूटन से आप डायमेंशन नहीं कर सकते हो, आपको डायमेंशन देखने के लिए इसको देखना पड़ेगा। चलो डायमेंशन बताओ, एल इसके ऊपर, मीटर के ऊपर 1, केजी के ऊपर 1, 112 लास्ट में माइनस, माइनस 112 में लास्ट में 2 है तो लास्ट का माइनस याद रखने का, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, ये फोर्स का डायमेंशन, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। मोमेंटम, और एक बात मैं बता दूं, ये वाला और ये मोमेंटम और इंपल्स, ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे याद करते हैं, जे फटी, जे इज इक्वल टू एफ टी, तो जे आपकी फटी है तो एफ टी। ये क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसका डायमेंशन याद रखना, सेम आता है 111। क्या बोल रहा हूं सुनो, मोमेंटम और इंपल्स का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है 111, 111 लास्ट में माइनस, लास्ट में माइनस। और फोर्स का डायमेंशन 112 लास्ट में माइनस, याद रखें इस बात को अच्छे से।